आज 8 जून 2025 को हम भारतीय इतिहास के एक अहम पल का डीएनए टेस्ट करेंगे। ये प्लासी के युद्ध की कहानी है। यह सिर्फ तोपों और तलवारों से लड़ी गई लड़ाई नहीं थी। यह एम्बिशन, बिट्रेयल और कंस्पिरेसी की लड़ाई थी। 1755 के उस फेटफुल दिन क्या हुआ था, ये समझने के लिए हमें पहले बैकग्राउंड देखना होगा। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य डिक्लाइन कर रहा था। पूरे सबकॉन्टिनेंट में उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। इससे एक पावर वैक्यूम बन गया। इस वैक्यूम में कई रीजनल शक्तियां आईं और सबसे जरूरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आईं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग एंटिटी नहीं थी, उसके इमेंस पॉलिटिकल और मिलिट्री एम्बिशंस थे। वे भारत की वास्ट वेल्थ को कंट्रोल करना चाहते थे और वे इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कॉन्फ्लिक्ट का प्राइमरी कॉज इंटरेस्ट का क्लैश था। यह बंगाल के यंग और असर्टिव नवाब सिराज-उद-दौला और कनिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का क्लैश था। ब्रिटिश अपनी ट्रेड प्रिविलेजेस, जिन्हें डस्टाक्स कहते थे, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये ऐसे परमिट्स थे जिनसे उन्हें बिना टैक्स दिए ट्रेड करने की परमिशन थी, लेकिन कंपनी के अधिकारी इन डस्टाक्स का इस्तेमाल अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए कर रहे थे, जिससे नवाब के खजाने को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। यह नवाब के अधिकार के लिए सीधी चुनौती थी। वह चुपचाप बैठकर अपने राज्य की वेल्थ को ड्रेन होते हुए नहीं देख सकता था। ब्रिटिश एक राज्य के अंदर एक राज्य की तरह काम कर रहे थे और यह सिराज-उद-दौला को अनएक्सेप्टेबल था। उसने मांग की कि वे इस इलीगल प्रैक्टिस को बंद करें और बाकी सबकी तरह अपने टैक्स भरें। डिस्प्यूट का एक और बड़ा पॉइंट कलकत्ता का ब्रिटिश द्वारा फोर्टिफिकेशन था। नवाब की परमिशन लिए बिना ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फोर्ट विलियम को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने नई दीवारें बनानी और तोपें लगानी शुरू कर दी। यह एग्रेशन का एक क्लियर एक्ट था और बंगाल के सॉवरेन रूलर के लिए डिसरिस्पेक्ट का एक संकेत था। जब नवाब ने उन्हें रुकने का आदेश दिया तो ब्रिटिश ने मना कर दिया। वे एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो रहे थे, सिर्फ फ्रेंच अपने यूरोपियन राइवल्स के साथ ही नहीं, बल्कि खुद नवाब के साथ भी। सिराज-उद-दौला ने इसे अपने शासन के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट के रूप में देखा। वह किसी फॉरेन पावर को अपने सबसे अहम शहर के दिल में एक मिलिट्री फोर्ट्रेस बनाने की परमिशन नहीं दे सकता था। डिफायंस के इस एक्ट ने रिलेशनशिप को ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया। सिचुएशन तब और बढ़ गई जब ब्रिटिश ने नवाब के दुश्मनों में से एक, कृष्णादास, को असाइलम दिया। यह सिराज-उद-दौला के लिए लास्ट स्ट्रॉ था। उसने इसे एक पर्सनल इंसल्ट और अपने जुडिशियल अथॉरिटी के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा। नवाब ने फैसला किया कि उसे अपनी पावर को असर्ट करने के लिए एक्ट डिसाइसिवली करना होगा। 1757 में वह कलकत्ता की ओर मार्च किया और फोर्ट विलियम पर कैप्चर्ड। यह घटना ब्रिटिश अकाउंट्स में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से कुख्यात है, एक इंसिडेंट जिसके डिटेल्स पर इतिहासकारों द्वारा अभी भी डिबेट किया जाता है। कलकत्ता पर इस कब्जे ने ब्रिटिश के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में एक बड़ी फोर्स भेजने का रास्ता तैयार किया। लक्ष्य सिर्फ कलकत्ता को वापस लेना नहीं था, बल्कि नवाब को दंडित करना और उसकी जगह एक पपेट रूलर को बिठाना था जो ब्रिटिश वुड सर्व इट्स इंटरेस्ट्स। प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को हुआ था, एक एक्चुअल वॉर से ज्यादा एक कॉन्स्पिरेसी थी। रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश सेना के लीडर, जानते थे कि उनकी आउटनंबर्ड। नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जिनमें इन्फेंट्री, कैवलरी और युद्ध हाथी शामिल थे। इसके विपरीत क्लाइव के पास लगभग 3,000 पुरुषों की एक स्मॉल फोर्स थी, जो ब्रिटिश सैनिकों और इंडियन सिपॉइज का एक मिक्स थी। एक सीधी टक्कर में ब्रिटिश की निश्चित हार होती, इसलिए क्लाइव ने एक अलग हथियार का इस्तेमाल किया, डिसीट। उसने नवाब की सेना के की कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट कंस्पिरेसी की। मेन कंस्पिरेटर मीर जाफर था, जो बंगाल सेना का कमांडर इन चीफ था। वह एक एम्बिशियस आदमी था जो खुद ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग नवाब। सीक्रेट डील सिंपल और ट्रेचरस थी। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाने का प्रॉमिस्ड। बदले में मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे अन्य की कमांडर्स ने युद्ध के मैदान में सिराज-उद-दौला को अग्रीड टू बिट्रे। उन्होंने वादा किया कि जब लड़ाई शुरू होगी तो नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा विल नॉट फाइट। वे या तो निष्क्रिय खड़े रहेंगे या विल टर्न अगेंस्ट देयर ओन मास्टर। यह कंस्पिरेसी रॉबर्ट क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक था। वह समझ गया कि वह अकेले मिलिट्री माइट से भारत को नहीं विन, उसे भारतीय रूलरों और उनके दरबारियों के इंटरनल डिविजन्स, ग्रीड और एम्बिशंस का हैड टू एक्सप्लॉइट। लड़ाई का फेट वाज डिसाइडेड बिफोर द फर्स्ट शॉट वाज फायर्ड। ये मैदान पर नहीं,
बल्कि सीक्रेट मीटिंग्स में और वेल्थ और पावर का लेटर्स प्रॉमिसिंग के माध्यम से तय किया गया था। लड़ाई खुद भागीरथी नदी के किनारे पलाशी विलेज के पास लड़ी गई थी, जिसे ब्रिटिश प्लासी कहते थे। लोकेशन एक बड़ा आम का बगीचा था जिसने कुछ कवर प्रदान किया। दिन भारी बारिश के साथ शुरू हुआ। यह सीमिंगली स्मॉल इवेंट का हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। नवाब की सेना बारिश के लिए तैयार नहीं थी। उनका बारूद गीला हो गया और बिकेम यूजलेस। इसके विपरीत ब्रिटिश सेना ने प्रिकॉशंस ले लिए थे और अपने एम्यूनिशन को टारपॉलिन से सुरक्षित कर लिया था। इसने उन्हें एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज दिया। जब बारिश रुकी और लड़ाई फिर से शुरू हुई तो ब्रिटिश तोपें प्रभावी ढंग से फायर कर रही थी, जबकि नवाब की आर्टिलरी वाज मोस्टली साइलेंट। ये शॉर्ट लिव्ड एंगेजमेंट में एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, बिट्रेयल बिकेम क्लियर। नवाब की सेना का मुख्य हिस्सा मीर जाफर और राय दुर्लभ के कमांड में रिमेन्ड इनएक्टिव। उन्होंने डिड नॉट एडवांस एज ऑर्डर्ड। सिराज उद दौला, जो अपने टेंट से देख रहा था, यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी विशाल सेना छोटी ब्रिटिश फोर्स को क्यों नहीं क्रशिंग। वह ट्रेटर्स से घिरा हुआ था। उसकी सेना का केवल एक छोटा कंटिंजेंट मीर मदन खान और मोहनलाल जैसे लॉयल कमांडर्स के नेतृत्व में फॉट ब्रेवली, लेकिन वे ब्रिटिश फायर पावर और इंटरनल ट्रेचरी के कंबाइंड इफेक्ट के लिए कोई मैच नहीं थे। जब मीर मदन एक कैनन बॉल से मारा गया तो नवाब ने लॉस्ट करेज। उसने मीर जाफर की ट्रेचरस सलाह मानी और पीछे हट गया, जिससे केओस और उसकी सेना का कंप्लीट कोलैप्स हो गया। युद्ध का इमीडिएट रिजल्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी जीत थी। सिराज उद दौला युद्ध के मैदान से भाग गया, लेकिन उसे जल्द ही पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के आदेश पर ब्रूटली एक्सिक्यूटेड। उसकी मौत ने बंगाल में इंडिपेंडेंट रूल का एंडेड। जैसा कि वादा किया गया था, ब्रिटिश ने मीर जाफर को नया नवाब बनाया। हालांकि वह केवल नाम का नवाब था। वह एक पपेट था, एक स्टूज रूलर जिसकी स्ट्रिंग्स रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी पुल्ड। उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री ट्रेड के अनडिस्प्यूटेड राइट्स ब्रिटिश को देने के लिए फोर्स्ड। कंपनी ने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था कि एक ऐसा शासक हो जो बिना सवाल किए उसके वुड सर्व इट्स इंटरेस्ट्स। ये बंगाल में पपेट नवाबशिप की शुरुआत थी। प्लासी में जीत से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों को इमेंस फाइनेंशियल विंडफॉल मिला। मीर जाफर को कलकत्ता पर हमले के लिए कॉम्पेंसेशन के रूप में एक बड़ी रकम देने के लिए फोर्स्ड। यह लाखों पाउंड के बराबर था, जो उस समय एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर था। कंपनी का खजाना वाज फिल्ड टू द ब्रिम। रॉबर्ट क्लाइव को खुद एक मैसिव पर्सनल फॉर्चून मिला। बंगाल के खजाने की इस सिस्टमैटिक प्लंडर को अक्सर प्लासी लूट कहा जाता है। बंगाल से निकली वेल्थ का इस्तेमाल ब्रिटिश ने अपने देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फाइनेंस करने और भारत के अन्य हिस्सों पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए मिलिट्री कैंपेन्स को फंड करने के लिए किया। बंगाल, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर प्रोविंसेस में से एक था, बैंक्रप्सी की ओर पुश्ड। बंगाल के लोगों के लिए प्लासी का आफ्टरमैथ एक डिजास्टर था। मीर जाफर के तहत नया एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर और करप्ट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन में लगे थे। उन्होंने किसानों को अपनी उपज कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया और बुनकरों को अपने वस्त्रों को उनके फोर्स टू सेल फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ देयर वैल्यू। इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने स्थानीय उद्योगों और कृषि को डिस्ट्रॉयड। ब्रिटिश को चुकाने के लिए लगाए गए टैक्सेस के भारी बोझ से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और मिजरी हुई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अंततः 1777 के डेवस्टेटिंग बेंगल फैमिन का कारण बनी, जिसमें मिलियंस डाइड। वह जीत, जिसने ब्रिटिश को इतनी वेल्थ दी, बंगाल के आम लोगों के लिए केवल सफरिंग और हार्डशिप लाई। सैन्य और राजनीतिक रूप से प्लासी ने ब्रिटिश को भारत में डोमिनेंट पावर के रूप में स्थापित किया। इसने उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स, डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी को दिखाया, जो बहुत बड़ी लेकिन पूर्ली ऑर्गेनाइज्ड भारतीय सेनाओं पर थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने दिखाया कि वे भारतीय रूलरों को उनके इंटरनल राइवलरीज का फायदा उठाकर और डिप्लोमेसी और डिसीट का उपयोग करके कैन डिफीट। फ्रेंच, जो भारत में ब्रिटिश के मेन यूरोपियन राइवल्स थे, ने बंगाल में अपना सॉ देयर इन्फ्लुएंस कंप्लीटली डिमिनिश। अब ब्रिटिश के लिए अपना द पाथ टू एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर वाज क्लियर। प्लासी पहला बड़ा कदम था। इसने उन्हें रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक बेस दिया, जिससे वे अगले सेंचुरी में would conquer the entire Indian subcontinent. भारत के इतिहास पर प्लासी के युद्ध का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इस एक घटना को भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन का बिगिनिंगी बिंदु माना जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी से एक रूलिंग पावर में ट्रांजिशन को चिह्नित किया।
युद्ध ने ब्रिटिश को एक फुटहोल्ड दिया, एक रिच प्रोविंस जिससे वे अपनी कॉलोनियल एम्बिशंस को फंड कर सकें। बंगाल की वेल्थ ब्रिटिश के पूरे भारत में इंजन ऑफ एक्सपेंशन बन गई। प्लासी में जीत और बंगाल की बाद की प्लंडर के बिना यह डाउटफुल है कि ब्रिटिश अपना वास्ट एम्पायर बना पाते। यह वह फाउंडेशन था जिस पर ब्रिटिश राज का वॉज बिल्ड। यह युद्ध का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है। युद्ध का इंडियन साइकी पर भी डीप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा। जिस आसानी से एक स्मॉल फॉरेन फोर्स ने एक विशाल भारतीय सेना को हराया, मुख्य रूप से बिट्रेयल के माध्यम से, उसने पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफीरियरिटी की क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ। इसने भारतीय रूलरों की इनविंसिबिलिटी के मिथ को तोड़ दिया। इस घटना ने भारतीय राजनीतिक सिस्टम के भीतर गहरी वीकियों को उजागर किया, यूनिटी की कमी, पर्सनल एम्बिशंस ऑफ नोबल्स और पर्सनल गेन के लिए देयर विलिंगनेस टू कंस्पायर विद फॉरेन पावर्स। बिट्रेयल और इंटरनल डिवीजन का यह पैटर्न ब्रिटिश द्वारा भारत के अन्य राज्यों, मराठों से मैसूर और सिखों तक, अपनी लेटर कॉन्क्वेस्ट में वुड बी रिपीटेडली यूज्ड। प्लासी ने एक खतरनाक प्रेसिडेंट स्थापित किया जिसने कॉलोनियल एक्सपेंशन के खिलाफ कलेक्टिव इंडियन रेजिस्टेंस को वीकेंड। आर्थिक रूप से प्लासी ने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिसने भारत को सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया और उसके लोगों को इम्पॉवरिश्ड। ब्रिटिश कंट्रोल लेने से पहले भारत एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी था जो अपने टेक्सटाइल्स के लिए प्रसिद्ध था। प्लासी के बाद ब्रिटिश नीतियों को भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स और तैयार ब्रिटिश सामानों के लिए एक कैप्टिव मार्केट वर डिजाइन टू क्रिएट। स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, कारीगरों और बुनकरों को रूइन कर दिया गया और कृषि को ब्रिटिश जरूरतों को पूरा करने के लिए कमर्शियलाइज्ड। यह इकोनॉमिक ड्रेन जो प्लासी लूट के साथ शुरू हुआ, 2 सदियों तक जारी रहा और गरीबी और अंडर डेवलपमेंट की एक लेगेसी छोड़ गया जिससे भारत अभी भी इज स्टिल रिकवरिंग। युद्ध ने भारत की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को फंडामेंटली चेंज्ड। निष्कर्ष में प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड मूवमेंट है। यह ट्रेडिशनल सेंस में एक ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल इंट्रीग और ट्रेचरी की जीत थी। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की लेड द फर्स्ट ब्रिक इन द फाउंडेशन। 1757 का वर्ष मध्ययुगीन युग के अंत और कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह भारतीय स्वतंत्रता के नुकसान और अ लॉन्ग एंड पेनफुल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की शुरुआत का प्रतीक है। प्लासी को समझना ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की प्रकृति, उसके तरीकों, उसके इम्पैक्ट और उसके पीछे छोड़ी गई कॉम्प्लेक्स लेगेसी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक डार्क चैप्टर है, बिट्रेयल की एक कहानी जिसने भारत के नक्शे और भाग्य को चेंज्ड फॉरएवर।